Hello everyone, welcome to Biology Solutions with Suru Prakash. Let us start the next topic. And the next topic is fluid mosaic model of cell membrane. Very important. एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ऑलमोस्ट एकेडमिक्स में ये 5 मार्क्स का आता है और इसे लिखने का तरीका भी एक मैं ये कहूँगा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और याद रखिए एक बायोलॉजी स्टूडेंट जब एकेडमिक एग्जाम देता है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि हम कोई बात नहीं करते जब हम ऑनलाइन ट्यूटोरिंग की बात करते हैं या लेक्चर की बात करते हैं या पढ़ाने की बात करते हैं, हम एकेडमिक एग्जाम्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और मेरा बार बार यही कहना है, अगर आप एकेडमिक एग्जाम सही देते हैं तो तभी आप नीट की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। सो क्वेश्चन फ्रेम करना, और याद रखिए सबसे पहले डायग्राम ही होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमने कुछ पहले भी मॉडल किए थे और लास्ट लेक्चर में हमने उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज गिवन बाय जोनाथन सिंगर and Garth Nicholson. In 1972. इन दोनों ने जब ये मॉडल दिया तो ये इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। क्यों एक्सेप्टेड मॉडल है? क्योंकि इसने वो सारी चीजें डिस्क्राइब की, ऑल द थिंग्स वर डिस्क्राइब्ड विच वर नीडेड। नाउ what they stated that cell membrane consists of a phospholipid bilayer sandwiched between two protein monolayers. देखिए, अब ये सेंटेंस जो है, ये जो एक कॉन्सेप्ट था, ये पहले भी मॉडल्स में दिया गया और उसी को आगे बढ़ाया गया। और उन्होंने कहा कि ये जो दो बाइलेयर्स है बिल्कुल सही है। दो बाइलेयर्स जो है, दीज आर sandwiched between the two protein monolayers, और ये जो प्रोटीन लेयर्स थी, those protein layers were globular in nature, बिल्कुल globular in nature थी। अब यहां पर एक और चीज बताएगी, that the cell membrane is mosaic in nature. That is, अगर मैं कहूं viscous in nature और fluid in nature। देखो, इसकी बड़ी एक अच्छी चीज है कि भाई यहां पर जब fluid in nature कहते हैं या viscous in nature कहते हैं तो हम बिल्कुल, क्योंकि अगर ये फ्लूइड ना हो, मान लेते हैं कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड ना हो, डायनामिक जिसे हम कहते हैं, सो जब भी कभी स्ट्रेस आएगा, सपोज इंजरी होगी या कोई इन्फेक्शन होगी, तो ये अपने मॉलिक्यूल्स को मूव नहीं कर पाएगी। अगर ये सॉलिडिफाई हो जाए, मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर ये मोज़ेक नहीं है, मोज़ेक मीन्स इट कैन मूव, डायनामिक इन नेचर, विस्कस है, तो ये अपने मॉलिक्यूल को अगर मूव कर पाती है तो ये रीसीलिंग भी कर पाएगी, ये स्ट्रेस हैंडल कर पाएगी, ये प्रेशर हैंडल कर पाएगी, ये टेम्परेचर चेंज को हैंडल कर पाएगी। और अगर ये सॉलिड होती, मान लेते हैं अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड होती, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसे होती? यही कारण था तो इन्होंने कहा that the fluid mosaic model of cell membrane कहा गया।
लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज है सेल मेम्ब्रेन की, जब भी कभी टेम्परेचर चेंज होता है तो ये अपने आप को खुद ही चेंज कर लेते हैं, अपने फॉस्फोलाइपिड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। और बड़ी अच्छी एग्जांपल है, वेरी गुड एग्जांपल इज ऑफ वीट ड्यूरिंग विंटर। जैसे ही विंटर आती है, वीट इंक्रीजेज इट्स अनसैचुरेटेड फॉस्फोलाइपिड कॉन्सेंट्रेशन। वो अपनी अनसैचुरेटेड फॉस्फोलाइपिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, एंड दे रिमेन फ्लूइड एट कोल्ड टेम्परेचर। वो ठंडे टेम्परेचर पर भी होता क्या है, जैसे जैसे विंटर आती है ठंड बढ़ती है, और जब ठंड बढ़ेगी तो सॉलिडिफिकेशन होगी, है ना। सैचुरेटेड ऑयल्स की सैचुरेटेड अगर फैट्स होंगे या सैचुरेटेड लाइपिड्स होंगे तो वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। लेकिन वीट क्या करती है, वीट इंक्रीजेस इट्स unsaturated oils or unsaturated lipids as the winter approaches, or in this way they remain fluid in nature. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसा होता है और अगर कभी भी टेम्परेचर चेंज होता है तो ये अपनी फ्लूइड नेचर नहीं छोड़ते हैं। अब दूसरी बात, अब फॉस्फोलाइपिड लेयर जो है ये बाइलेयर है। चलिए हम एक डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं, यहां पर ये फॉस्फोलाइपिड लेयर है, ये हमें इस तरह से फॉस्फोलाइपिड लेयर दिखाई देती है, और इसका एक हेड है, जैसे दिस इज द हेड। चलिए साथ साथ लेबल करते जाते हैं। दिस इज द हेड एंड दिस इज पोलर, और हम इसे कहते हैं इट इज द हाइड्रोफिलिक एंड। हेड इज पोलर और हाइड्रोफिलिक, और यहां पर हमें दिख रही है एक टेल, और टेल कैसी है, टेल इज नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। सो इसी तरह से इसके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स जो है वो यहां आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ यहां बीच में कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, ये देखिए, these are the proteins which are embedded in between. अब वही कहा ना, sandwiched between two protein monolayers, तो यहां पर फिर से आपके ये आ जाती है the layer of the fat, and there are certain proteins, कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं which extends from one end of the cell membrane to another end, इस तरह से। तो ये क्या है, ये होती है हमारी टनल प्रोटीन्स, अभी हम इनकी बात करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए ये पूरी फॉस्फोलाइपिड की लेयर जो है वो बन जाती है। चलिए एक और बढ़ाते हैं पूरे पर, ये आज हम पूरे बोर्ड पर ये डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल हो। और इसी तरह से अगर हम, क्योंकि बाइलाइपिड लेयर है तो एक और हमें हेड बनाना पड़ेगा और इसकी टेल बनानी पड़ेगी। और देखिए इनका अरेंजमेंट भी इसी तरह से है, अरेंजमेंट भी इस तरह से होगा कि इनका जो, अगर आप देख रहे हो, इनके हेड्स जो हैं वो हमेशा ऑपोजिट ही रहेंगे। तो देखिए ये, चलिए हम यहां पर एक और ले लेते हैं जल्दी से, ताकि हम जल्दी से इसको एक अच्छे एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ सके। और देखो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत इसमें चीजें जो हैं कई बार छूट जाती हैं, तो डायग्राम जो है हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और यहां पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, देयर आर आल्सो सर्टेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट which are known as the cholesterol molecules. यहां कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और देखिए ये तो हमारी ये स्ट्रक्चर है, चलिए हम पहले इसको ही डिस्क्राइब कर लेते हैं, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि हेड है, पोलर हेड है, एंड इट इज, चलिए लिख देते हैं साथ साथ, इट इज हाइड्रोफिलिक एंड।
दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड, यानी वाटर लविंग। और जहां तक इसका टेल का सवाल है, दिस इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, एंड हाइड्रोफोबिक। ये अरेंजमेंट जरूरी है, हम इसकी बात करेंगे। अब यहां पर क्या है, अब देखो इसके दो एंड्स हैं, पोलर एंड एंड नॉन पोलर एंड। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके दोनों एंड्स होते हैं, सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी एम्फीपैथिक इन नेचर, एम्फीपैथिक in nature, having both polar and non-polar ends. So important point है. So lipid molecules in cell membrane are amphipathic in nature. Now these lipid molecules, they show fluidity. मैंने पहले ही कहा, they are viscous in nature, mosaic in nature. So important point here is they show fluidity. और फ्लूइडिटी होने की वजह से क्या है, दे कैन चेंज देयर पोजीशन, दे शिफ्ट देयर पोजीशन लिटरली। और ऐसा ये करते ही रहते हैं, और इसीलिए इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। फंक्शन वाइज ये बहुत अच्छे होते हैं। जब भी कभी स्ट्रेस पड़ता है, ये अपने आप को संभाल लेती है, सेल को संभाल लेती है, बॉडी को संभाल लेती है, और ये एक यूकैरियोटिक बहुत अच्छा फीचर है। सो अब जब ये मूव करती है लेटरल वाइज, इट मूव्स लेटरली दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब यहां ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाहर भी पड़े होते हैं। इस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑल्सो। ये देखिए, ये मैं इसको थोड़े दूसरे कलर से लेता हूं, तो यहां पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, यहां पर भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस तरह से, ये मैं ऐसे बना देता हूं, ये भी है। तो देखो, बाहर भी प्रोटीन है, अंदर भी प्रोटीन है, और ये प्रोटीन्स भी बेसिकली इसी के साथ अटैच होती हैं, और अटैच होने की वजह से हम इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं, ये ऐसे अटैच होती है। और जैसे जैसे ये लाइपिड मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, अपनी पोजीशन शिफ्ट करेंगे लेटरली, उसी तरह से इनर एंड आउटर प्रोटीन्स जो है वो भी मूव करती है। और यहां पर एक बहुत ही अच्छा नीट क्वेश्चन आता है, वो क्या है, दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, द प्रोटीन्स, ठीक है, दे अपीयर लाइक icebergs, icebergs in a sea of lipids, in a sea of lipids. ये प्रोटीन्स किस तरह से दिखाई दे रही है, जैसे आप देखते हो कि सी के अंदर कई बार बड़े बड़े आइसबर्ग्स दिखाई देते हैं, और जब बहुत ठंड होती है और वो स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं, पानी के साथ अपनी फ्लूइडिटी शो करते हैं, मेम्ब्रेन के साथ ही, पूरे इसी तरह से ये काम होता है। इसी तरह से मेम्ब्रेन जो है शिफ्ट करती है। तो ये चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसा कोई आती है, कोई भी स्टेटमेंट आती है, इन सेल मेम्ब्रेन्स proteins appear like icebergs in a sea of lipids, this is the statement of Singer and Nicholson, and it shows fluidity. देखो, अगर मूवमेंट हो रही है तभी तो फ्लूइडिटी हो रही है, याद रहेगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि ये जो हमने ब्लू और रेड में जो चीजें ड्रॉ की है, ये क्या चीजें हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए रब कर लेते हैं और फिर करते हैं बात। अब देखो, यहां पर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो बाहर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स यानी एक्सटर्नल प्रोटीन्स।
अब देखिए अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर देयर आर आल्सो इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड आल्सो ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन देयर आर आल्सो, अब ये नेचुरली सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही है, इन्हें भी हम क्या कहेंगे, दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी। तो इन्हें हम कहीं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ना क्या बैठे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड है और ये इनर साइड है। इसकी यहां पर क्या है, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये हमें कुछ प्रोटीन्स दिखाई दे रही हैं अंदर। ये प्रोटीन्स क्या है, दीज प्रोटीन्स आर, हम यहां इसको लेबल कर देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब कुछ प्रोटीन, कुछ ऐसी इंटरनल प्रोटीन्स हैं जो आप देखिए एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इनकी भी बात करेंगे। सो दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। देखिए ये बड़ी प्रोटीन है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो याद रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन्स होती हैं, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ज्यादा होंगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ज्यादा होंगी। दे आर 70%, 70% तक हमारे पास क्या होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी और 30% एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है। यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। और इसी वजह से अब देखो क्या होता है कि यहां पर बड़े ये मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, बड़ा अगर आपको देखें ये टनल प्रोटीन्स दिखाई दे रही हैं और कुछ ऐसी इंटरनल प्रोटीन्स भी हैं जो एक एंड पर है, दोनों के एक एंड पर दिख रही हैं। अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स यहां दिखाई दे रही हैं, दीज कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस लेयर, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि यहां पर देखो दे आर अटैच्ड, अगर आप इसको देखो तो ये इनके जो हाइड्रोफिलिक नेचर है, हाइड्रोफिलिक एंड के साथ भी ये अटैच है एंड इट इज ऑल्सो समटाइम्स, हम ऐसा कह सकते हैं, देखो यहां तो हमें दिख रहा है कि ये अटैच नहीं है, पर ये इस तरह से हो सकता है। दीज आर, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह। अब देखो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स दोनों से ये प्रोटीन्स क्या है, टाइटली हेल्ड होती है, अटैच होती है और इसी वजह से इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। दे कैनॉट बी सेपरेटेड, दे कैनॉट बी सेपरेटेड इजीली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेपरेट नहीं हो सकती हैं, बट दे कैनॉट बी सेपरेटेड इजीली। और इनका इसी वजह से फंक्शन करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि एंजाइमेटिक फंक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज यहां पर देखो, यही इंटीग्रल प्रोटीन्स जो अगर आप देखें, कुछ बड़ी प्रोटीन्स है जिन्हें हमने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है एंड दीज आर आल्सो नोन एज टनल प्रोटीन्स, इन्हें टनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है। अब ये टनल प्रोटीन्स क्या है, दे फॉर्म चैनल्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, चैनल्स फॉर द एंट्री एंड एग्जिट of water soluble molecules, water soluble molecules, important। वाटर soluble molecules के लिए यहां पर चैनल होगा, आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, कल हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, तो वहां देखेंगे कि वहां पर क्या है, देयर आर सर्टेन चैनल्स। और वो चैनल्स क्या करेंगे, वो चैनल्स सिर्फ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की ही एंट्री करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये सारी चीजें जो है आपने अपने क्वेश्चन में लिखनी है, ये ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद देखो, एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स इज दी, ये भी याद रखिए, ग्लाइकोफोरेट्स। एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? इट इज दी ग्लाइकोफोरेट्स। अब उसके बाद हम ले लेते हैं द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। जब हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करते हैं तो देखो, इनका नंबर अगर देखा जाए तो इंट्रिंसिक प्रोटीन से तो कम ही है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है दे आर अटैच्ड विद द, इफ यू सी हियर, बड़े ध्यान से देखिएगा, दे आर अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये देखिए, ये टनल प्रोटीन के साथ अटैच है, एंड विद द हेड्स ऑफ द लाइपिड लेयर। देखो यहां भी, या तो वो हेड्स ऑफ द लाइपिड लेयर के साथ अटैच होंगी और विद द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स अटैच होंगी। और इसी वजह से इन प्रोटीन्स को हम बड़ी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड इजीली, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो इनकी तरह स्ट्रांग नहीं होता, इंटीग्रल प्रोटीन की तरह। एक्सटर्नल प्रोटीन्स का जो बॉन्ड होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और ये बड़ा वीक होता है, आसानी से सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर, अगर हम इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो हमें बहुत अच्छी एग्जांपल ध्यान में रखनी है, ये आ सकता है, दैट इज स्पेक्ट्रिन्स। तो याद रखिए, स्पेक्ट्रिन्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब यहां पर दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो प्रोटीन्स है ये भी फ्लूइडिटी शो करती है, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया, क्योंकि ये अटैच होती है। जैसे जैसे ये लिटिल मूवमेंट करेगी ये भी मूवमेंट शो करेगी, वही प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड्स। नाउ यहां एक्सटर्नल सरफेस पर, खास तौर पे एक्सट्रिंसिक, इस एक्सटर्नल सरफेस पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। वो मॉलिक्यूल्स या तो किसके साथ जुड़े होंगे, लाइपिड पोलर हेड के साथ जुड़े होंगे, और या वो किसके साथ जुड़े होंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के साथ जुड़े होंगे, इस तरह से। अगर वो, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, दीज मॉलिक्यूल्स आर ओलिगोसैकराइड मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ओलिगोसैकराइड्स है। और अगर ये ओलिगोसैकराइड्स प्रोटीन के साथ ज्वाइन होते हैं, दे फॉर्म glycoproteins. They form a compound called glycoprotein. और अगर ये किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, if they are joining with, see here, अगर वो यहां किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, with the lipid head, ये देखिए लाइपिड के साथ, हेड के साथ ज्वाइन हो रहे, they form glycolipids। और देखिए ये कंपोनेंट, ये भी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है सेल मेम्ब्रेन का, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलाइपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द सरफेस। दिस फॉर्म्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लेयर विच इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, और जिसे हम कहते हैं सेल कोट। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है, इट रिकॉग्नाइजेस द सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। क्योंकि देखिए, कोई भी, अब सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो यही सारी कहानी बयान कर देता है, सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। ये सारी कहानी बयान करता है। अब सेल के ऊपर किसी भी तरह का, अगर मान लेते हैं कि इंसुलिन सेल के सरफेस पर आती है, तो ये क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइजेस दैट इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है। तो रिसेप्टर्स इसके ऊपर पड़े हैं
जो क्या करेंगे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि इट इज इंपॉर्टेंट। और अगर कोई फॉरेन बॉडी आती है तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी भी होती है, फैगोसाइटोसिस करने में सेल को हेल्प करेंगे, इंफेक्शन दूर करने में हेल्प करेंगे। सो ये सारा काम किसका है? यही है सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने में मदद करेंगे। कैसे होगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी? अगर सेल स्पेसिफिसिटी होगी। अगर सेल स्पेसिफिसिटी नहीं होगी, सेल स्पेसिफिक नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा करना क्या है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो कौन बताएगा? वो ग्लाइकोस्केलिक्स ही तय कर देता है, ग्लाइकोस्केलिक्स तय कर देता है। तो अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिखने के लिए आपको आ सकता है और लिखना चाहिए भी उस एकेडमिक एग्जाम में। दूसरी चीज, अब और एक चीज ले लेते हैं हम। देखो यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ये जो यहां हमने ड्रॉ किए थे, ये मॉलिक्यूल्स क्या है? दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑफ, इन्हें हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी यहां पड़े होते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया किया था तो वहां हमने कहा था होपेनॉइड, स्टीरॉल लाइक पेंटासाइक्लिक कंपाउंड्स है स्टीर, और वो क्या करते थे? स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते थे। कोलेस्ट्रॉल का भी वही काम है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी इसे प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो जहां तक मेरा सवाल है, अगर इतनी चीजें आप सेल मेम्ब्रेन में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में याद रखेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस तरह से जैसे देयर आर प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लाइपिड्स, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। एम्फीपैथिक नेचर ऑफ लाइपिड्स, ये याद रखना है। उसके अलावा आपके पास ग्लाइकोलाइपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो सेल कोट बनाती है, ये याद रखना है। बाइलाइपिड लेयर है, ठीक है, ये याद रखना है। इवन द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स 70% है, एक्सट्रिंसिक 30% है। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंट एक और चीज भी याद आ गई, अगर इसकी आप डायमेंशंस देखें, अगर आप सेल मेम्ब्रेन्स की डायमेंशन देखें तो इट इज अराउंड 75 एंगस्ट्रम। कैसे? द लाइपिड लेयर, ये जो लाइपिड लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अराउंड 35 एंगस्ट्रम, दिस इज अराउंड 35 एंगस्ट्रम, एंड दिस प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, दोनों साइड पर है, ठीक है। मैं इसको यहीं पे लिख लेते हैं, चलो, दोनों साइड पर है। It is 20 एंगस्ट्रम ईच। सो अगर देखा जाएगा, टोटल देखा जाए 35 एंड 40, 75 एंगस्ट्रम। तो ये चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें जो है, वो आपको ध्यान में रखनी है। और एंटीजन स्पेसिफिसिटी है, सेल कोट है, ओलिगोसैकेराइड्स है, ठीक है, इनकी डायमेंशंस हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है, ये बड़ी बार पूछा जाता है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके एकेडमिक्स और नीट दोनों में बहुत हेल्प करेंगे। सो डू, मैं फिर से कहूँगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक, कमेंट, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अगर कोई भी डाउट आता है। तो जैसे जैसे अब हम बढ़ रहे हैं, अब सिलेबस कंप्लीट करेंगे 11th का, क्योंकि 11th सीरीज ही चल रही है, तो 11th के ही सारे लेक्चर चलेंगे। तो देखते रहिए, कल आपको आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ अक्रॉस मेम्ब्रेन। अगर आप डेली देखेंगे तो आपको लेक्चर्स की बहुत ज़्यादा समझ आएगी। बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।